नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेज में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है कि मैं कंप्यूटर सीपीसीटी के लिए प्रैक्टिस सेट बैच अभी जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बैच ले रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक 8 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। और उन 8 वीडियो में मैंने प्रत्येक लेक्चर में 30 कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। आज की जो मेरा लेक्चर है 9th नंबर का सीपीसीटी संजीवनी बैच है, जिसमें मैंने अगले 30 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में जिन टॉपिक से आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। और पिछले पेपरों में इन टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया हुआ है। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं वो काफी डिटेल में मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको अगर उसी टॉपिक से संबंधित कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसको क्रैक कर सकें। इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आपको किसी विशेष टॉपिक पर कंप्यूटर से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगामी आने वाले सारे वीडियोस आपको पता चलते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीपीयू इज एन एब्रिविएशंस फॉर, यानी कि सीपीयू किसका संक्षिप्त रूप है। काफी आसान सा क्वेश्चन है पहला वाला आपका। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट तो नहीं होता है आपका सीपीयू का फुल फॉर्म, ये नहीं है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। दूसरा आपका इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यही इसका आंसर है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीवेयर का एक उदाहरण है? अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके? तो ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिन्हें इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है, जिनका कोई चार्ज हमें पे नहीं करना होता है। क्योंकि हम इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसका चार्ज हमें पे करना होता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किए जा सकते हैं वो फ्रीवेयर कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एडोब पीडीएफ दिया हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स दिया हुआ है, पीएचपी दिया हुआ है और पर्ल दिया हुआ है। तो देखो, मोजिला फायरफॉक्स ये तो आपका जो है क्या है, एक वेब ब्राउजर है, पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पर्ल भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये सब नहीं है आपका फ्रीवेयर। आंसर इसका बनेगा एडोब पीडीएफ। एडोब पीडीएफ क्या है आपका? एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्या यूज होता है? तो एडोब पीडीएफ का उपयोग पीडीएफ को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर आप इसमें कुछ नए अब बदलाव करना चाहते हो पीडीएफ के अंदर, तो आपको इसका प्रो वर्जन यानी कि आपको उसको फिर परचेज करना होगा। बाकी केवल पढ़ने पढ़ने के लिए आप यहाँ पर इंटरनेट से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एडोब पीडीएफ को। अगला क्वेश्चन है, एक एक डिजाइन टूल है जो किसी सॉल्यूशन में लॉजिक को ग्राफिकली दिखाता है, यानी कि इनमें से क्या एक डिजाइनिंग टूल है जिसका उपयोग किसी भी सॉल्यूशन में लॉजिक को ग्राफिकल रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है? तो फ्लो चार्ट आपका, हायरार्की चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट और कॉन्टेक्स्ट चार्ट। तो देखो, प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक को ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग होता है। ये तो कुछ होते भी नहीं है आपका, ये तो आपका अननेसेसरी दिए हुए हैं। फ्लो चार्ट जरूर होता है आपका, जो कि आपका प्रोग्राम के अंदर किसी भी लॉजिक को ग्राफ के माध्यम से दर्शाता है। ठीक है, इसके अंदर कई तरह के सिंबल उपयोग में आते हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, कुछ सिंबल्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे ओवल है आपका, ये किस काम के लिए उपयोग में आता है? स्टार्ट एंड एंड प्रोसेस को दर्शाने के लिए उपयोग में आता है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्योंकि इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। रेक्टेंगल, ये किस काम के लिए उपयोग में आता है? प्रोसेस को दर्शाने के लिए, ऑपरेशन को दर्शाने के लिए उपयोग में आता है। एरोस, ये क्या काम करते हैं? फ्लो
दर्शाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का फ्लो बताते हैं आपका। डायमंड क्या काम करता है? डायमंड आपका कंडीशनल स्टेटमेंट को दर्शाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? डायमंड का यूज किया जाता है। ठीक है। और पैरेललोग्राम क्या काम करता है आपका? तो पैरेललोग्राम आपका जो है ये इनपुट और आउटपुट को दर्शाने का काम करते हैं। देखो इसका भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मैंने इसका सॉल्व करवाया था। और पैरेललोग्राम का भी आ चुका है, आपका चतुर्भुज का भी आ चुका है, ये क्या काम करता है। ठीक है। तो ये सारे आ चुके हैं आपके, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका काम होता है, फ्लो चार्ट का यूज होता है किसी भी प्रोग्राम को ग्राफ के माध्यम से दर्शाना। उसमें जो लॉजिक लगाया गया है उसको ग्राफ के माध्यम से दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। अगला क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अब देखो इसमें एक इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें कौन से सॉफ्टवेयर पूछा गया था आपका? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन है आपका। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कोई कंपनी ऑनर देती हो, यानी कि किसी कंपनी के ऑनर कंट्रोल में जो रहते हैं वही कंपनी उसको बेचती हो और उससे मुनाफा कमाती हो, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपके। तो लिब्रे ऑफिस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स और पीएचपी। तो देखो लाइनेक्स, पीएचपी और लिब्रे ऑफिस ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर बनेगा। ये एप्पल कंपनी के प्रोप्राइटरी में आते हैं आपका, यानी कि इनकी ओनरशिप किसके पास में है? एप्पल कंपनी के पास में है। एप्पल कंपनी ही इसको बनाती है और मार्केट में सेल आउट करती है और उससे मुनाफा कमाती है। हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जबकि ये लिब्रे ऑफिस हुआ, लाइनेक्स हुआ, इनके सोर्स कोड इंटरनेट से हम डाउनलोड करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये नहीं होगा आपका एप्पल, इसका जो मैकिंटॉश इसका आंसर होगा। अच्छा, मैक ओएस क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लें अपन। तो मैक ओएस ये मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए उपयोग में आने वाला एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका मैक ओएस। एक क्वेश्चन बनता है कि पीसी के लिए तो मैक ओएस बना दिया है, मोबाइल के लिए कौन सा रहता है इसमें आपका आपका एप्पल कंपनी के द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आईओएस है आपका। क्या है? आईओएस। और आईओएस जिन फोन के अंदर होता है उनको आईफोन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? आईफोन। तो आईफोन आपका एप्पल कंपनी का ही होता है और उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आईओएस होता है। और पीसी की बात करें तो पीसी यानी लैपटॉप वगैरह में क्या होता है आपका? मैक ओएस होता है, इसलिए उन्हें मैकबुक के नाम से भी जानते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट 5th नंबर का। अबेकस, पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन किसके उदाहरण है आपके? ये मतलब ये सब किसके उदाहरण है? अबेकस, पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन ये सब ओल्डेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है अथवा प्रोटोकॉल है। तो देखो अबेकस, पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन दीज ऑल आर ओल्डेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि इसका आंसर बनने वाला है पहला। पहला वाला इसका आंसर है ओल्डेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अलग अलग टाइम पर ये डिवाइसेस आपकी बन के आई थी। जैसे यहाँ पर आपको इस चित्र में इवोल्यूशन ऑफ पीसी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अबेकस 3000 बीसी में बन के आया था। नेपियर वॉन्स 1617 में आया था। पास्कलाइन 1642 में आया। लेवियन व्हील आपका 1685 में आया। फिर आपका जैकवर्ड लूम 1804 में, एनालिटिकल इंजन 1833 में और सेंसियस मशीन 1889 में और मार्क 1 1944 में। एक तरीके से ये आप मान के चलो ये पूरा आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है आपका। इसमें एनालिटिकल इंजन काफी ज्यादा फेमस है आपका। और इसको किसने बनाया था आपका? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने।
इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ये एनालिटिकल इंजन ही आधुनिक कंप्यूटर की बुनियाद बनी थी और इसी को आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रुप में केवल इनपुट डिवाइसेस है? यानी कि केवल इनपुट डिवाइसेस, तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट हो गई तो ये वाला नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट है तो ये वाला नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। प्लॉटर भी आउटपुट है तो ये वाला भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये आपका इसके अंदर तीनों के तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो हमसे यही पूछा गया था कि केवल इनपुट डिवाइस होनी चाहिए, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि चौथे नंबर का इसका आंसर बनेगा आपका। ये कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस हैं आपका। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। कीबोर्ड है, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, वेबकैम और माइक्रोफोन। ये सब कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि उपयोग में लाई जाती हैं डेटा को इनपुट करने के लिए। इन सब का इनपुट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कीबोर्ड एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। कैसी है आपकी? टाइपिंग इनपुट डिवाइस है आपका, ठीक है। टाइपिंग इनपुट के लिए उपयोग में आती है। स्कैनर स्कैनिंग इनपुट है आपका। स्कैनिंग इनपुट यानी कि स्कैन करके डेटा को इनपुट करता है। जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, ये तीनों आपके पॉइंटिंग डिवाइस हैं। कैसी डिवाइस हैं आपका? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यानी कि क्लिक करके डेटा इनपुट करते हैं या कमांड इनपुट करते हैं। वेब कैम आपका वीडियो इनपुट है आपका। वीडियो को इनपुट करने के लिए वेबकैम का उपयोग होता है। ऑडियो इनपुट करने के लिए किसका उपयोग होता है आपका? माइक का उपयोग होता है। तो ऑडियो इनपुट के लिए माइक उपयोग में आता है। तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस है, पर सभी के टाइप अलग अलग हैं आपका, ठीक है। अब ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, छपी हुई जानकारी को क्या कहा जाता है? यानी कि कागज पर जो जानकारी छप के आ जाती है प्रिंटर के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, ब्लाइंड कॉपी, हार्ड कॉपी या डेस्क कॉपी? तो हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? हार्ड कॉपी। ऑन स्क्रीन जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अभी आप मेरी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप मान लो इस इमेज का या इस जो स्क्रीन पर जो स्लाइड आ रही है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। इसको प्रिंट आउट कहते हैं आपका, प्रिंट आउट। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होता है और सॉफ्ट कॉपी ऑन स्क्रीन होता है आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपका, हार्ड कॉपी। 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? यानी कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसेस को हैंडल करता है। कंप्यूटर के अंदर जो जो कुछ आंतरिक रूप से जो कुछ भी काम चल रहा है, इनपुट का, आउटपुट का, मैनेजमेंट का, प्रोसेस का, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है। तो क्या लिखा हुआ है? रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। तो ये बात सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज में खास करके बाइनरी या असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। रिक्वायर्ड मोर स्टोरेज, ये गलत है यार, ऐसा नहीं होता आपका, ज्यादा स्टोरेज चाहिए। कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन होता है, ये भी सही है। प्रेजेंट नियर हार्डवेयर, हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बनेगा सेकंड वाला। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा स्टोरेज की आवश्यकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसा नहीं है आपका। सब अपने अपने हिसाब से स्टोरेज को रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया आपका रिक्वायर्ड मोर स्टोरेज, ये विशेषता नहीं है, बाकी की तीनों विशेषताएं हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, विच बार कोड कैन होल्ड अप टू 7000 डिजिट्स? यानी कि इनमें से कौन सा बार कोड 7000 डिजिट तक को होल्ड करके रख सकता है? तो बुकलैंड, इंटरलीव 2 ऑफ 5, कोड 128 और क्यू आर कोड आपका। तो इसमें आपका बार कोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्यू आर कोड का उपयोग किया जाता है, जो 7000 डिजिट्स तक की जानकारी को होल्ड करके रख सकता है, ठीक है।
यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्यूआर कोड मैंने बताए हैं, इनका क्वेश्चन भी आ चुका है। जैसे इसका क्वेश्चन पूछा गया था आपका, डेंसो वेब क्यूआर कोड है आपका, जिसके अंदर 3 स्क्वायर का यूज होता है। ये कॉर्नर पर 3 स्क्वायर उपयोग में आते हैं, आपके दिखाई दे रहे होंगे 3 स्क्वायर उपयोग में आते हैं, 1 2 3। आपने देखा होगा जो पेटीएम फोन पे वगैरह के जो क्यूआर होते हैं आपके, वो इसी तरह के रहते हैं। फिर डेटा मैट्रिक्स क्यूआर कोड है आपका ये वाला, और ए जेड टैग क्यूआर कोड है आपका। तो ये अलग अलग तरह के क्यूआर कोड होते हैं आपके, जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं। अप टू 7,000 डिजिट्स तक को होल्ड करने में कैपेबल होते हैं क्यूआर कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये भी अपन को ध्यान में रखना है ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्यूआर कोड क्या होता है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, डीवीडी फॉर्मेट की जगह लेता है कौन? लेता है डीवीडी फॉर्मेट, मतलब किसने डीवीडी को रिप्लेस किया है? तो देखो, सबसे पहले आया सीडी, पहले नंबर पर सीडी था आपका, दूसरे नंबर पर था डीवीडी, दूसरे नंबर पे क्या था आपका? डीवीडी, और तीसरे नंबर पर जैसे कि आंसर में आई गया है बीडी, यानी कि ब्लू रे डिस्क। तो डीवीडी की जगह किसने ली है आपकी? बीडी ने ली है आपका, ठीक है। ये तीनों के तीनों, कौन से तीनों के तीनों आपके? सीडी डीवीडी बीडी, ये किसके उदाहरण है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, ऑप्टिकल स्टोरेज के उदाहरण है ये तीनों, सीडी डीवीडी एंड बीडी, यानी कि ब्लू रेड। सीडी के अंदर आपका 700 MB डेटा स्टोर होता है, डीवीडी में 4.75 GB से लेकर के आपका 17 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता है, किसके अंदर? आपका डीवीडी के अंदर। बीडी की बात की जाए तो 25 GB से 128 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता है, किसके अंदर? आपका बीडी के अंदर आपका, ठीक है। तो ये आपका इनका स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह मैंने बताई है, किसकी है आपकी? ये ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के बारे में सीडी के संदर्भ में ये जानकारी है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको सीडी क्या होता है और सीडी की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। कुछ और विशेषताएं बता देता हूं मैं। जैसे सीडी का डायामीटर अगर हम बात करें, सीडी का डायामीटर कितना होता है? तो 4.75 इंच का रहता है आपका, इंच का इसका डायामीटर रहता है सीडी का, ठीक है। 4.75 इंच की रहती है सीडी डायमीटर, यानी कि इसकी गोलाई, गोलाई कितनी रहती है? तो ये अपने को याद में रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है आपका इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंसर तो आ ही गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वेब एप्लीकेशन नहीं है? MS ऑफिस नहीं है, आंसर आ ही गया था इसका। MS ऑफिस नहीं है इस वेब एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप, जीमेल, आउटलुक, ये तीनों क्या हैं आपके? वेब एप्लीकेशन है। अब पहली बात, एक क्वेश्चन हमें ये समझना है, चलो इसका आंसर तो पहले ही आ गया था। वेब एप्लीकेशन होती क्या है? जो इंटरनेट की सहायता से ही चलती हैं, यानी कि इंटरनेट के द्वारा ही जिनको चलाया जा सकता है, बिना इंटरनेट के जो वर्क नहीं करती हैं। तो व्हाट्सएप बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा, जीमेल बिना इंटरनेट के काम नहीं करता, आउटलुक का उपयोग भी बिना इंटरनेट के नहीं किया जा सकता। पर MS ऑफिस आपका एक ऑफिस पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिया गया आपका ऑफिस सूट, हम इसको बोलते हैं ऑफिस सूट है ये आपका, जिसके अंदर आपको कई सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इसमें 3 सॉफ्टवेयर बहुत महत्वपूर्ण है आपके, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा और काम भी किया होगा। कौन कौन से? MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ये तीनों सॉफ्टवेयर काफी महत्वपूर्ण है। ये तीनों के तीनों किसके भाग हैं? MS ऑफिस के हैं। और ये
बिना इंटरनेट के भी काम करते हैं। आपको बोला ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है इनके लिए इंटरनेट चाहिए, तो ये वेब एप्लीकेशन नहीं है। बाकी ये तीनों वेब एप्लीकेशन है आपके। हमसे यही पूछा गया था कौन सा वेब एप्लीकेशन नहीं है, तो एमएस ऑफिस वेब एप्लीकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है आपका। गलत कथन को सिलेक्ट करना है। फ्लैट बेड प्लॉटर, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लैट बेड प्लॉटर होता क्या है आपका। ठीक है, किसको फ्लैट बेड प्लॉटर कहा जाता है, पहली बात हमें यही पता होना चाहिए कि प्लॉटर क्या होता है आपका। ठीक है, तो देखो प्लॉटर क्या है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है आपका, जो कि हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑन पेपर हार्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। पर ये प्रिंटर की तरह से प्रिंट नहीं करता है आपका, इसके तरीका अलग होता है। और ये बड़ी सीट पर, बड़े कागज पर, या कार्डबोर्ड की सीट पर, प्लास्टिक की सीट पर, या प्लाईवुड की सीट पर, स्टील की सीट पर, वहां पर भी प्रिंट करने में कैपेबल होता है। तो इसको प्लॉटर कहा जाता है आपका। मेनली इसका इसका उपयोग इंजीनियरिंग के जो डायग्राम्स होते हैं उनको कागज पे प्रिंट करने के लिए होता है। ये स्केच करके ड्राइंग करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें फ्लैट पैड प्लॉटर के बारे में पूछा गया है। यूज टेबल लाइक सरफेस, तो ये फ्लैट पैड प्लॉटर के अंदर होती है। अनलिमिटेड लेंथ ड्राइंग, ये नहीं होती है आपकी फ्लैट पैड प्लॉटर के में अंदर। मैकेनिकल आर्म होल्ड पेन, ये भी सही है। मूवमेंट डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है आपका। यानी कि ये बी नंबर का इसका आंसर बनेगा आपका। इसमें जो है अनलिमिटेड नहीं होता है आपका, जो साइज होता है पेपर का वो फिक्स होता है, क्योंकि इसमें एक टेबल की तरह से आपका एक डेस्क होता है जिस पर पेपर को रख करके और उस पर फिर ये जो आर्म है ये मूव करता है और ड्राइंग करने का काम करता है आपका। इसके अंदर पेपर का साइज प्री सेट होता है, फिक्स होता है, जबकि ड्रम प्लॉटर के अंदर अनलिमिटेड होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, लिखा भी होगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ऑलमोस्ट इन्फिनिट। इन्फिनिट होता है यहाँ पर इन्फिनिट नहीं होता है। साइज ऑफ द ग्राफिक इज लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड होता है आपका। तो ये मुझे लगता है प्लॉटर और उसके दो टाइप, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर, आपको समझ में आए होंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्लॉटर रास्टर ग्राफिक टेक्निक का उपयोग करता है। रास्टर ग्राफिक टेक्निक का उपयोग करने वाला प्लॉटर कौन सा है। पेन प्लॉटर, इलेक्ट्रोस्टिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर, या कटिंग प्लॉटर आपका। चार तरह के प्लॉटर के नाम बताए हैं इसमें, और इलेक्ट्रोस्टिक प्लॉटर आपका रास्टर ग्राफिक टेक्निक का उपयोग करता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टिक रास्टर ग्राफिक टेक्निक होती क्या है आपका, जिसमें स्केचिंग के द्वारा, यानी कि स्केचिंग तकनीक जैसे पेन के द्वारा, अब अगर मुझे यहाँ पर कोई ड्राइंग करनी है तो मैं पेन का उपयोग करूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं ड्राइंग कर सकता हूँ आपका, पेन का उपयोग करके, है ना। कोई सी भी अपन डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। एक क्या होता है, प्रिंटर स्केचिंग नहीं करता, प्रिंटर डॉट 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 करके पैटर्न बनाता है इस तरीके से। उसमें क्वालिटी जो है डीपीआई में मेजर्ड की जाती है, डॉट जितनी ज्यादा होंगी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो प्लॉटर स्केचिंग करने का काम करता है और प्रिंटर डॉट्स का पैटर्न बनाने का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टिक प्लॉटर होता है आपका, जो रास्टर टेक्निक का उपयोग करता है। मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस इज partially oop or C++ is partially oop. जावा वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जावा को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, एक तो ये पॉइंट है। और सी प्लस प्लस आंशिक रूप से ऊप से, ऊप से यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि पहला वाला कथन सही है आपका, ये तो सही है। जावा को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, ये गलत है आपका। जावा को माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित नहीं किया है, जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है?
सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी ने बनाया है जावा को। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि टी एफ, बी नंबर का आंसर इसका बनेगा। देखो बी नंबर का ही आंसर है इसका, बी नंबर का टी एफ, ट्रू फॉल्स, पहला सही दूसरा गलत आपका। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर का, इनमें से कौन सा यूएसबी कनेक्टर नहीं है? इनमें से यूएसबी कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है? तो यूएसबी टाइप सी कनेक्टर होता है, मिनी यूएसबी होता है, माइक्रो यूएसबी होता है, पर ब्रॉड यूएसबी के नाम से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर बनेगा ब्रॉड यूएसबी आपका। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें आपको अलग अलग तरह के यूएसबी के बारे में बताया गया है। टाइप ए यूएसबी मॉनिटर कंप्यूटर में उपयोग में आता है, टाइप बी प्रिंटर के लिए उपयोग में आता है, मिनी यूएसबी कैमरा वगैरह को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में आता है मिनी यूएसबी, माइक्रो यूएसबी ये आपका मोबाइल आदि में उपयोग में आता है, टाइप सी यूएसबी ये लैपटॉप वगैरह को कनेक्ट करने के लिए टाइप सी से अपन यूज करते हैं, और लाइटिंग वगैरह के लिए भी अपन टाइप सी का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के यूएसबी डिवाइसेस हैं आपके, जो आपको याद रखने हैं। ये आपका यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी का फुल फॉर्म है आपका। 1996 1996 से यूएसबी आपका सबसे पहला वर्जन आपका 1996 में यूएसबी का आया था, और अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है आपका वो यूएसबी 4.5 चल रहा है आपका, ये नया सबसे लेटेस्ट वर्जन है आपका यूएसबी का। ठीक है, तो मुझे समझ में लगता है आपको समझ में आया होगा। यूएसबी का उपयोग क्यों होता है? तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए और पावर ट्रांसमिशन के लिए, दोनों के लिए इसका उपयोग होता है। आपके मोबाइल में जो डेटा केबल होती है वो ना केवल मोबाइल चार्ज करने का काम करती है, बल्कि आपके कंप्यूटर के से डेटा को किसी और कंप्यूटर वगैरह में या मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में भी ट्रांसमिशन का काम करती है। तो दोनों तरह के काम करने में कैपेबल होती है यूएसबी। उभरे हुए टेक्स्ट के साथ प्रिंटिंग कौन करता है आप, यानी कौन सी टेक्निक उपयोग में लाई जाती है उभरा हुआ टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए? गैवियर, लेटर प्रेस, थर्मोग्राफी या स्क्रीन प्रिंटिंग आपका? तो देखो उभरा हुआ टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए आपका थर्मोग्राफी तकनीक का उपयोग होता है। ये देखो इस तरह का उभरा हुआ टेक्स्ट आता है प्रिंट होकर के, ये थर्मोग्राफी टेक्निक से प्रिंट होता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन 16 नंबर का। ये प्रिंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं आपके, है ना? ये सारी की सारी प्रिंटिंग्स होती हैं आपकी, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, गैवियर प्रिंटिंग, थर्मोग्राफी प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सब प्रिंटिंग के अलग अलग टाइप हैं। इसमें थर्मोग्राफी प्रिंटिंग में टेक्स्ट उभरा हुआ आपको दिखाई देता है। डबल क्लिकिंग एन आइकन डज व्हाट, यानी कि किसी भी आइकन पर डबल क्लिक अगर आप करते हो तो उससे क्या होगा? ओपन प्रोग्राम, हाईलाइट, सिलेक्ट पैराग्राफ, ओपन राइट क्लिक मेन्यू। तो देखो डबल क्लिक करने से प्रोग्राम क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चालू करना है, डेस्कटॉप पर अगर उसका आइकन दिया हुआ है तो आप उस आइकन पर डबल क्लिक करोगे तो वो उस आइकन से आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा डबल क्लिक करने से। अगला क्वेश्चन है, ग्रे स्केल इमेज की औसत तीव्रता क्या होती है? साइज, कलर, ब्राइटनेस या फीचर आपका? तो इसकी ब्राइटनेस में इसकी औसत तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, वह प्रोसेस जो नेटवर्क पर सेवाओं के लिए अनुरोध करती है, यानी कि प्रोसेस डेट रिक्वेस्ट सर्विस ऑन नेटवर्क, कौन करती है? अब इसमें क्या है कि कोई भी सर्वर पर जो डेटा पड़ा हुआ है उस पर हम जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो किसके माध्यम से सेंड करते हैं? तो सर्वर पर रिक्वेस्ट को क्लाइंट के माध्यम से भेजा जाता है। किसके माध्यम से भेजा जाता है? क्लाइंट के माध्यम से। देखो यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है आपका, क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये सर्वर है आपका, यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है। हम पीसी, स्मार्टफोन या लैपटॉप
इनके माध्यम से हम सर्वर पर क्या भेज रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं। तो ये जो आपका कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप है, इनको क्लाइंट मशीन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपका क्लाइंट मशीन। तो ये सब क्लाइंट है आपके, और ये सर्वर है आपका। तो क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है आपका। इसी मॉडल को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आया समझ में? इंटरनेट इसी मॉडल पर आधारित है, जिसमें हम ब्राउजर के माध्यम से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर से वो जानकारी हमारे कंप्यूटर पर आती है आपका। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन, लोगों के बीच इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके की जाने वाली रियल टाइम टेलीफोन कॉल क्या कहलाती है आपकी? यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाला कॉल क्या कहलाता है? अ चैट सेशन, एन ईमेल, एन इंस्टेंट मैसेज और इंटरनेट टेलीफोनी। तो इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाला कॉलिंग आपकी इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से जानी जाती है। आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपका। आप लोगों ने, कई लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप का यूज करके वॉइस कॉल वगैरह किए भी होंगे। ठीक है, अब अगला नंबर का क्वेश्चन है, जब वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है तो दिखाया जाने वाला आइकन क्या होता है? विंडो 11 के अंदर जब आपके कंप्यूटर में वाईफाई डिस्कनेक्टेड है तो कौन सा आइकन आता है? तो देखो, ये आइकन मैं आपको बताऊं ना, इसमें ये वाला आइकन आता है जब वाईफाई डिस्कनेक्टेड होता है। ये बैटरी फुल का आइकन है आपका। काय का आइकन है आपका? बैटरी फुल हो गई है, इसका आइकन है। ये साउंड का आइकन है, और ये वाला वाईफाई कनेक्टेड का है, कनेक्टेड। और ये डिस्कनेक्टेड का है आपका। ये इंटरनेट डिस्कनेक्टेड या वाईफाई डिस्कनेक्टेड का है आपका। ठीक है, ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपको आइकन, अब जिनके पास लैपटॉप होंगे उन्होंने तो आसानी से देखा ही होगा इसको। 22 नंबर का क्वेश्चन, वह तरीका जो डेटा को सिफर नेक्स्ट में बदल देता है, सिफर टेक्स्ट में बदल देता है। तो ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से संबंधित एक क्वेश्चन है आपका। डेटा इनक्रिप्शन कहलाता है, डिक्रिप्शन कहलाता है, डेटा क्लोनिंग कहलाता है, या डेटा माइजिंग कहलाता है? तो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? इनक्रिप्शन। एक चार्ट भी आप देख रहे होगे, एक डायग्राम है आपका। देखो, प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे आप देखो, ये प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? इनक्रिप्शन। और फिर सिफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिक्रिप्शन कहलाती है आपकी। ये इसके क्वेश्चन मैंने पहले भी लगवाए हैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इसके कुछ और क्वेश्चन भी पहले वाले उसमें आपके पेपर्स में आए हैं जिनको मैंने लगवाया है। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दो पार्ट होते हैं, और ये टेक्निक कहलाती है आपकी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। ये दो तरह की होती है, सेमेटिक असेमेटिक। सेमेटिक जिसमें सेम की का उपयोग होता है, एक ही की का उपयोग होता है। असेमेटिक जिसमें अलग अलग कीज का उपयोग होता है, इनक्रिप्शन के लिए अलग की और डिक्रिप्शन के लिए अलग की का उपयोग होता है, वो असेमेटिक डेटा इनक्रिप्शन टेक्निक होती है। 23 नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या मतलब होता है आपका? सॉफ्टवेयर पार्ट दैट मेक योर कंप्यूटर। ये तो गलत है आपका, सॉफ्टवेयर तो होते नहीं है आपका। फिजिकल पार्ट दैट मेक योर कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट होते हैं आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने फिजिकल पार्ट है वो सब क्या काम, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, और ये कंप्यूटर बनाते हैं। एल्गोरिथम भी नहीं होता, प्रोग्राम भी नहीं होता। हार्डवेयर फिजिकल होते हैं, यानी कि टचेबल होते हैं, जिनको छुआ जा सकता है, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब हार्डवेयर होते हैं आपके। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ये सब आपके देखो यहाँ पे चित्र में दिए हुए हैं, ये सब हार्डवेयर है। स्पीकर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, माउस, पावर सप्लाई, डीवीडी रोम, मदरबोर्ड, और ये रैम, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, जेंडर, मतलब कई तरह के आपके जो है डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर से कनेक्टेड सभी फिजिकल डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाती हैं।
24 नंबर का क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में किन चीजों से समस्याएं नहीं हो सकती हैं? हार्ड डिस्क में ना किन चीजों से समस्याएं नहीं हो सकती हैं? बायस से, पावर साइज से, हीट से, या रेगुलेटेड पावर सप्लाई से आपका। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई से हार्ड डिस्क में कोई भी समस्या नहीं होगी, यानी कि पावर कट वगैरह हो जाए तो कोई भी समस्या हार्ड डिस्क में नहीं होती, बाकी इन सबसे समस्याएं हो सकती हैं। कोर्टाना विंडोज के किस वर्जन में शामिल एक इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट है? यानी कि जैसे हम लोग आज के टाइम में मोबाइल में एआई यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी का यूज करते हैं हम, जाइमनी का यूज करते हैं, जेमिनी का। तो उसी तरीके से कोर्टाना भी एक एआई असिस्टेंट है आपका, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर एआई के अपनी इंटेलिजेंसी के माध्यम से देता है। तो ये विंडो के किस वर्जन में लॉन्च किया गया था? तो कोर्टाना को विंडो 10 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा विंडो 10। ये कोर्टाना देखो ऐसे, हाई हेलो आई एम कोर्टाना ऐसे करके आता है, ये आपको विंडो 10 के अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, विंडो 10 में है। 26 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सर्विस का उपयोग किया जाता है? यानी कि रिमोट कंप्यूटर से, यानी कि दूर स्थित किसी कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दूर स्थित किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए VoIP, टेलनेट, यूजनेट या ई कॉमर्स, किसका उपयोग किया जाता है? तो टेलनेट का उपयोग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या आता है आपका? टेली कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलनेट कहलाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फाइल का एक्सटेंशन TGA है? सिस्टम फाइल का, ग्राफिक्स फाइल का, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग फाइल का, या हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल का? तो देखो, हाइपर टेक्स्ट का तो एक्सटेंशन होता नहीं है भाई, उसका तो .html होता है। प्रोग्रामिंग फाइल का भी नहीं होता है आपका ये। ठीक है, ग्राफिक्स फाइल का होता है आपका। किसका होता है? ग्राफिक्स फाइल का। देखो, ग्राफिक्स फाइल ही इसका आंसर है आपका। ग्राफिक्स फाइल का एक ग्राफिक्स फाइल है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? TGA। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन, यूपीएस के बारे में निम्न इनमें से कौन सा कथन सच नहीं है? नहीं को ढूंढना है आपका, जो ट्रू नहीं है। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द हार्डवेयर, यूपीएस का उपयोग हार्डवेयर को सुरक्षित करने के लिए होता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड इमरजेंसी पावर, तो ये तो सही है भाई, आपकी इमरजेंसी पावर होती है। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इनपुट पावर इंटरप्शंस, ये भी सही है आपका। इट कैन नॉट हैंडल पावर सर्ज, तो ये भी सही है। तो आपका ये इट कैन नॉट हैंडल पावर सर्ज, यही वाला आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये वाला कथन आपका गलत है इसके अंदर। यूपीएस ऑल्टरनेट पावर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपका यूपीएस रहता है ये। ठीक है, पावर कट हो जाती है तो ये आपको बैटरी बैकअप के रूप में जो है पावर प्रोवाइड करता है यूपीएस। इसका एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका था और एक इस पेपर में भी क्वेश्चन है। अब स्पाईवेयर खुद को पसंदीदा सॉफ्टवेयर के साथ मिलाकर यूजर्स को धोखा देने की कोशिश कर सकता है। यानी कि स्पाईवेयर क्या काम करता है आपका? तो स्पाईवेयर जो है आपका, जो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ, स्पाईवेयर में ट्राई टू डिवाइस यूजर बाय इटसेल्फ विथ डिजायरेबल सॉफ्टवेयर। आपने कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की और स्पाईवेयर उसके साथ में मिलकर के क्या करेगा, आ जाएगा आपके कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर से जानकारियों को चुराने का काम पाएगा। तो ये बंडलिंग का काम करता है। बंडल मतलब एक सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया उसी के साथ ही आपके पास में आता है, बंडलिंग का काम करता है ये आपका। 30 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में घुसकर आपकी फाइलों और डेटा को नुकसान पहुंचाने या बदलने के लिए लिखा गया है? यानी कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर घुस करके आपकी फाइलों और डेटा को नुकसान पहुंचाने का काम करता है? तो फिक्स, अपडेट, बायस या पेज? तो बायस ही है आपका, निश्चित सी बात है।
बायस क्या काम करता है? आपका आपके कंप्यूटर में घुस करके कंप्यूटर की फाइलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बायस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये बायस की फुल फॉर्म होती है। सबसे पहला बायस कौन सा था इंटरनेट के लिए? तो सी ब्रेन नाम का आपका पहला कंप्यूटर बायस था, जो कि 1986 में आया था, पाकिस्तान के अंदर इसको बनाया गया था, पहला कंप्यूटर बायस था आपका। ठीक है, तो ये मुझे लगता है समझ में आपको आया होगा। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और मैंने इनको काफी डिस्क्राइब में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आए होंगे। अभी तक आप लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित सी बात है आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देखे हैं, वो निश्चित तौर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने पहले भी कई लेक्चर डाल रखे हैं सीपीसीटी से संबंधित, और आगे भी मैं इसी चैनल पर सीपीसीटी से संबंधित कई और नए लेक्चर, डिटेल वीडियो कंप्यूटर से संबंधित अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।